चलिए भाई शुरू करें फिर आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के जेआईबी 45 डे सीरीज में। जेआईबी 45 डे सीरीज में जो हमारी पिछली मुलाकात थी उसमें हम लोगों ने बातचीत की थी लीज फाइनेंसिंग पर और टाइप्स ऑफ लीज पर, जिसमें दो लीज हम लोगों ने पढ़ ली थी। एक था आपका फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज जिसको कहा जाता है, और दूसरा था ऑपरेटिंग लीज। और मैंने आपसे ये वायदा किया था कि जब हमारी अगली मुलाकात होगी तो लीज फाइनेंसिंग में जो और भी प्रकार है, जो टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग है, उन पे और हम लोग बातचीत कर लेंगे। तो जो अब बचे हुए टाइप्स ऑफ लीज हैं उन पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप अगर इस दोनों ही क्लास को पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपका जो लीज फाइनेंस वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। यहाँ से जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आप इजीली आंसर कर पाएंगे। आपको फिर बुक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि कंप्लीट चीज़ें मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। आप सभी का स्वागत है, जितने भी हमारे बैंकर्स आ चुके हैं और जो भी इसे बाद में रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कि लीज में कितने और टाइप्स होते हैं। तो सम अदर टाइप्स ऑफ लीज पर हमारी बातचीत होगी। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, आसान सा मामला है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेट होकर क्लास को सुनेंगे तो सारी बातें बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगी। मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताता चल रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज एंडेड लीज क्या है और ओपन एंडेड लीज क्या है, अप फ्रंट लीज और बैक एंड लीज। मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या है, फिर हम नोट्स की तरफ आएंगे। जैसा हम लोग अमूमन करते हैं, मैं पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम नोट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि क्लोज एंडेड लीज क्या है और बैक एंड लीज क्या है। देखिए, इसको याद करने का मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ। आप कुछ अपने भी तरीके अपना सकते हैं। अगर आपको उसके पास कोई और बेहतर तरीका आपके पास है तो आप उससे भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक आसान सा तरीका लगता है ना। इसमें देखिए, समझिए, हम सबसे पहले बात करते हैं ओपन एंडेड लीज की। अब देखिए, ये एक आपके पास मान लेते हैं ये कोई रास्ता है जहां पर एक तरफ हमारा लेसर है। लेसर कौन होता है लीज एग्रीमेंट में? जो ओनर होता है। और लेसी कौन होता है? जिसने लीज पर ले रखा है। क्लियर है? अब यहां पर लेसर ने कोई वस्तु लीज पर यानी कोई असेट लीज पर दे रखी है, किसको? लेसी को। अगर ये ओपन एंडेड है, मतलब दोनों तरफ से ये ओपन है, ध्यान से एक एक बात को सुनते चलिएगा। अगर ये ओपन एंडेड लीज है, अगर दोनों तरफ से ओपन है, तो इसके पास एक तरीका ये है, इसके पास एक रास्ता ये है, चूंकि दोनों तरफ से ओपन है। ये एग्रीमेंट के समाप्त होने पर इस वस्तु को वापस भी कर सकता है, ये रास्ता भी इसके पास ओपन है। और चाहे तो ये क्या ले ले, इसकी ओनरशिप ले ले। क्लियर है? यानी ओपन एंडेड लीज एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें आपके पास उसकी ओनरशिप लेने का ऑप्शन होता है। ओपन है रास्ता। आप लीज एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद आप चाहे तो वापस कर दीजिए, या तो आप ओनरशिप भी उसकी ले सकते हैं, जैसा कि आपने फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज में पढ़ा था। लेकिन अगर ये क्लोज एंडेड लीज होता, एक तरफ से रास्ता बंद होता, तो ध्यान से समझिए, आपके पास यानी लेसी के पास ओनरशिप लेने का ऑप्शन नहीं है। उसे वस्तु वापस करनी होगी लीज एग्रीमेंट के समाप्त होने के बाद। क्लियर होगी? यानी वो असेट रिटर्न करना होगा। तो ओपन एंडेड लीज में आपके पास ये ऑप्शन होता है, लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो वस्तु की ओनरशिप ले सकता है। क्लोज एंडेड लीज में उसे वो असेट वापस करना होता है। क्लोज एंडेड लीज, ओपन एंडेड लीज समझ में आ गए भैया? देखिए क्या है, इन क्लोज एंडेड लीज द असेट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द लेसर। लेसर को ट्रांसफर होगा एट द एंड ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट। लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंत में, क्योंकि क्लोज एंडेड है, आपको वापस। लेकिन ओपन एंडेड अगर है तो आप ओपन है, आप चाहे तो वापस कर दीजिए और चाहे तो उसकी ओनरशिप रख सकते हैं। वेयर एज इन ओपन एंडेड लीज द लीज लेसी हैज द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग द एसेट। लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो परचेज कर सकता है, और परचेज कर लेगा तो उसको ओनरशिप मिल जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? बहुत आराम से समझिए। अगला है अप फ्रंट लीज एंड बैक एंड लीज। इसको पहले समझिए, इसको पहले समझ लीजिए, फिर नोट्स की तरफ जाएंगे। अप फ्रंट लीज क्या होती है? अपफ्रंट लीज वो लीज होती है जिसमें इनिशियल ईयर में आपके लीज रेंटल हाई होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं, समय बीतता जाता है, लीज रेंटल कम होता चला जाता है। यानी इनिशियल ईयर में लीज रेंटल हाई, लेटर ईयर्स में लीज रेंटल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसको अपफ्रंट लीज कहते हैं। बैक एंड लीज में क्या होगा? बैक एंड लीज में इनिशियल ईयर्स में लीज रेंटल कम होंगे, लेटर ईयर्स में लीज रेंटल बढ़ जाएंगे। यानी बैक एंड लीज में लीज रेंटल बाद में बढ़ते चले जाते हैं, पहले कम होते हैं। अप फ्रंट लीज में लीज रेंटल पहले ज्यादा होगा, बाद के वर्षों में कम होता चला जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए पढ़िए, यहां पर देखिए। इन अप फ्रंट लीज हायर लीज रेंटल आर चार्ज इन द इनिशियल ईयर्स। अप फ्रंट लीज में शुरुआत में लीज रेंटल ज्यादा, बाद में कम। इसके विपरीत बैक एंड लीज, बैक एंड लीज में पहले कम होंगे, बाद में बढ़ते चले जाएंगे। इन एन अपफ्रंट लीज हायर लीज रेंटल आर चार्ज इन द इनिशियल ईयर। अपफ्रंट लीज में इनिशियल ईयर में हायर रेंटल चार्ज होंगे, लोअर रेंटल्स इन द लेटर ईयर, बाद में
लीज रेंटल कम होता चला जाएगा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर एज इन द बैक एंड लीज इन द इनिशियल ईयर द लीज रेंटल आर लेस। बैक एंड लीज में पहले कम होंगे बाद में बढ़ेंगे, एंड इंक्रीजेज इन द लेटर ईयर, और बढ़ते चले जाएंगे बाद के वर्षों में। दोनों समझ में आ गया भैया? चलिए अगला है परसेंटेज लीज और क्रॉस बॉर्डर लीज। तो पहले तो क्रॉस बॉर्डर लीज समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत आसान है। क्रॉस बॉर्डर लीज का मतलब है कोई एक पार्टी आपके बॉर्डर के बाहर है, मतलब कोई एक पार्टी देश के बाहर का है। वो लेसर भी हो सकता है, वो लेसी भी हो सकती है, यानी कुल मिलाकर अगर आपका इंटरनेशनल लीज एग्रीमेंट हो रहा है तो वो क्रॉस बॉर्डर लीज कहलाता है। अगला है आपका परसेंटेज लीज। देखिए परसेंटेज लीज में सामान्यतः हम लोग लीज रेंटल में, लीज एग्रीमेंट में क्या पढ़ते हैं कि जो लेसी होता है उसे एक लीज रेंटल पे करना होता है असेट को लेने के लिए, मतलब असेट उसने लिया है यूज करने के लिए, पोजीशन उसके पास आया है तो उसको एक लीज रेंटल पे करना होगा। लेकिन परसेंटेज लीज क्या होता है कि परसेंटेज लीज वो लीज होता है जिसमें आप एक फिक्स लीज रेंटल तो पे ही पे करेंगे, इसके अलावा आपको अपनी प्रॉफिट का कुछ परसेंट भी पे करना होता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एक फोटोकॉपी मशीन लीज पर ले ली। समझिए इस बात को, मैंने एक फोटोकॉपी मशीन 5 साल के लिए लीज पर ले ली, तो लीज एग्रीमेंट में मुझे लीज रेंटल तो पे ही करना है। तो उस फोटोकॉपी का जो भी लीज रेंटल, फोटोकॉपी मशीन का जो भी लीज रेंटल तय वो तो मैं पे करूंगा। इसके अलावा उस फोटोकॉपी मशीन से मुझे जो प्रॉफिट हुई है उसका एक निश्चित परसेंट भी मुझे देना पड़ेगा। तो कैसे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप लोगों ने देखा होगा फोटोकॉपी मशीन में आपने एक दिन में कितनी कॉपीज प्रिंट की उसका रिकॉर्ड आ जाता है। तो आपने ऐसे ही साल भर में कितनी कॉपीज प्रिंट की, कितने हिसाब से प्रिंट की, आपका टोटल प्रॉफिट निकल आएगा। उसका एक निश्चित परसेंट भी आपको लीज रेंटल के साथ साथ देना पड़ेगा। किसको? लेसर को। तो इसे हम कहते हैं परसेंटेज लीज, जहां पर लीज रेंटल के साथ साथ आप अपनी प्रॉफिट का एक निश्चित परसेंट भी पे करते हैं। इन द परसेंटेज लीज द लेसर नीड्स टू पे, लेसर नहीं होगा या लेसी होगा, द लेसी नीड्स टू पे फिक्स लीज रेंटल प्लस सम परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस ईयर ग्रॉस रेवेन्यू। तो जो ग्रॉस रेवेन्यू आया है आपके पास, जो इनकम आई, उसका एक हिस्सा आपको परसेंट के रूप में, मतलब एक निश्चित परसेंट भी आपको लीज रेंटल के साथ साथ देना होगा। अब आते हैं अगला मामला। अगला है आपका डायरेक्ट लीज, इंपॉर्टेंट है भैया, और लीवरेज लीज। लीवरेज लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले आते हैं डायरेक्ट लीज। तो डायरेक्ट लीज को बहुत आराम से समझिए, एग्जांपल से समझिए, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसमें अमूमन क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ही सीधे लीज पर दे देता है। जैसे सामान्य शब्दों में समझे, जैसे मान लेते हैं मैं अपना नाम लेता हूं कि सामान्य लीज में क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मैं यहां पर क्या हूं, मैं यहां पर लेसर हूं, मतलब मैं अपना असेट लीज पर देने वाला हूं, और एक हमारे पास लेसी है। समझिए इस बात को। तो सामान्य कंडीशन में क्या होता है कि लेसर ने वस्तु लेसर के पास थी, उसने लीज पर दे दिया। डायरेक्ट लीज में क्या होता है कि यहां पर आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर आ गया। अब कई बारी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर ने सीधे लीज पर दे दिया वस्तु को। मैन्युफैक्चरर अमूमन क्या करता है, वस्तु को बेचता है किसी को, और फिर वो आगे लीज पर देना चाहे ना देना चाहे, जो करना चाहे करे। डायरेक्ट लीज में क्या होता है कि कई बार मैन्युफैक्चरर ही सीधे लीज पर वस्तु को दे देता है, और जो लीज रेंटल होता है वो मैन्युफैक्चरर के नाम पे चला जाता है। यानी ये सेल एग्रीमेंट नहीं हो रहा, वस्तु को बेचा नहीं जा रहा है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, बल्कि लीज पर दिया जा रहा है। तो सेल एग्रीमेंट होने की वजह क्या, कैसा एग्रीमेंट बन रहा है, लीज एग्रीमेंट बन रहा है। तो लीज एग्रीमेंट पे जो मशीनरी दी गई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर, उसकी चेचिस नंबर, ये सारी बातें लिखी होंगी, और आपको लीज पर वस्तु सीधे सीधे मैन्युफैक्चरर दे देगा, आप मैन्युफैक्चरर को लीज रेंटल दीजिए। सेल एग्रीमेंट नहीं होगा, यहां पर क्या बनेगा, लीज एग्रीमेंट बनेगा। तो कई बार मैन्युफैक्चरर दे देगा। देखिए दिस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ फाइनेंस लीज, ये स्ट्रेट टाइप ऑफ फाइनेंस लीज होता है। द लेसर फर्म इटसेल्फ परचेजेस द असेट एंड हैंड्स ओवर टू द लेसी। तो पहले क्या होता है, कई बार लेसर फर्म उसको परचेज करती है और फिर आगे लीज पर दे देती है लेसी को, या मैन्युफैक्चरर कैन आल्सो एक्ट एज लेसर, या मैन्युफैक्चरर ही लेसर के रूप में काम करेगा और सीधे वो लीज पर दे देगा। एंड कैन डिलीवर द असेट टू द लेसी, मैन्युफैक्चरर ने ही सीधे डिलीवर कर दिया लेसी को अंडर द लीज एग्रीमेंट इंस्टीड ऑफ डिलीवरिंग अंडर द सेल एग्रीमेंट। और ये जो दे रहा है वो किसके अंतर्गत दे रहा है, डिलीवरी कर रहा है वो लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत, ना कि सेल एग्रीमेंट के अंतर्गत। क्लियरली यहां पर लिखा है कि अंडर द लीज एग्रीमेंट, ये लीज एग्रीमेंट पर दिया जाएगा, ना कि सेल एग्रीमेंट पर। पीछे मैंने आपको बताया कि वस्तु का सेल नहीं हुआ बल्कि लीज पर दिया गया। इन अदर वर्ड्स द लेसी विल नॉर्मली स्पेसिफाई द मैन्युफैक्चरर, द मॉडल नंबर एंड द अदर रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असेट इट विशेस टू लीज, एंड द लेसर विल प्रोक्योर फॉर द लीज। सारी बातें यहां पर पीछे आपको बताई गई हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो लेसी होता है, जो वस्तु को ले रहा है, वो सारी बातें वहां पर बताता है, भैया मैन्युफैक्चरर ये है, इस मॉडल नंबर की मशीन में लेके जा रहा हूं। जो भी रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उस पर लिख दिए जाते हैं लीज एग्रीमेंट पर, और मैन्युफैक्चरर ही सीधे आपको लीज पर दे देता है। अगला है आपके पास जिसको हम कहते हैं लीवरेज लीज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लीवरेज लीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है,
मान लेते हैं कि एक कोई फूड कंपनी है, समझिए भैया, एक कोई फूड कंपनी है, एक कोई फूड कंपनी है, मान लेते हैं वो किसी शहर में अपनी डिलीवरी सर्विस शुरू करना चाहता है और वो अपने सारे ही जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको बाइक देना चाहता है कि डिलीवरी बॉय जब तक काम करेगा कंपनी की तरफ से ही आपको बाइक मिलेगा। बहुत सारी कंपनी में ऐसा, तो कंपनी की तरफ से आपको बाइक मिलेगा, जब तक आप जॉब करेंगे बाइक आपकी होगी, जॉब छोड़ देंगे बाइक आपसे वापस ले ली जाती है। समझ में बात आ रही, क्लियर है भैया इतनी बात? तो उसने क्या किया कि सोचा कि बाइक दे देंगे। अब उसने 1000 डिलीवरी बॉयज को अपने यहाँ रखा, यानी उसे 1000 बाइक की रिक्वायरमेंट है। अब वो चला गया एक डीलर के पास, उस शहर का जो सबसे बड़ा डीलर था उसके पास चला गया। उसने कहा भैया हमें लीज पर कुछ आपसे बाइक चाहिए। कितनी बाइक चाहिए? 1000 बाइक चाहिए, लेकिन इसके पास 500 ही बाइक है मान लेते हैं, और उसको चाहिए 1000 बाइक। इसने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको 1000 बाइक दे दूंगा। तो 500 बाइक इसके पास पहले से था। 500 बाइक खरीदने के लिए इसने किसी बैंक से या किसी क्रेडिटर से लोन ले लिया। इसने लोन लिया और लोन लेकर बाकी बाइक खरीद के इसको लीज पर दे दिया। इसे किस पर दे दिया भैया? लीज पर दे दिया। अब अगर आप इस लीज एग्रीमेंट में देख रहे होंगे तो 3 पार्टी आ गई। यहां जो तीसरी पार्टी आ गई वो क्रेडिटर के रूप में बैंक आ गया। बैंक ने जिसको क्रेडिट, बैंक ने इसको लोन प्रोवाइड किया और तब इसने बाइक लिया और बाइक लेके इसको लीज पर दे दिया। हो सकता है इसने सारी बाइक इसको लेकर लोन पर ही लेकर इसको लीज पर दिया हो। मैं तो यहां पर 500 बाइक का एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब ऐसे केस में जो लीज रेंटल होगा वो किसको जाएगा? जो भी लीज रेंटल होगा वो सीधे सीधे बैंक को जाएगा। जो भी लीज रेंटल होगा वो किसको जाएगा? सीधे सीधे बैंक को जाता। अमूमन ऐसे केस में क्या किया जाता है कि एस्क्रो अकाउंट खोल दिया जाता है जिसमें वो सारा पैसा जाता है। अब बैंक इस लीज रेंटल से अपना प्रिंसिपल अमाउंट और अपना इंटरेस्ट दोनों कवर करेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा बचा तो फिर डीलर को वापस कर दिया जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा तो लीज रेंटल से वो अपना इंटरेस्ट और अपना क्या नाम है अपना प्रिंसिपल अमाउंट वो कवर करता रहेगा। तो लीवरेज लीज वो लीज होती है जहां पर क्रेडिटर थर्ड पार्टी के रूप में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे यहां पर मैंने आपको एग्जांपल समझाया, समझिए क्या है। लीवरेज लीज रिफर्स टू अ लीज एग्रीमेंट वेयर इन द लेसर एक्वायर एन असेट। लीज एग्रीमेंट, लीवरेज लीज एक ऐसा लीज एग्रीमेंट होता है जहां पर लेसर एक्वायर करता है एक ऐसा असेट पार्शियली फाइनेंस्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लीज आउट द सेम टू द लेसी फॉर द अग्रीड लीज पेमेंट। क्लियरली यहां पर वही बात लिखी गई जो आपको पीछे बताया कि ऐसा लीज एग्रीमेंट होता है जहां लेसर एक्वायर करता है एक असेट पार्शियली फाइनेंस्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां पर यही हुआ है ना, लेसर यहां पर ये है, लेसी वो कंपनी है, यहां पर लेसर तो ये है ना भैया। लेसर ने क्या किया? पार्शियली एक्वायर किया है जो फाइनेंस किया गया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या क्रेडिटर के द्वारा, और आगे उसे लीज पर दे दिया है लीज एग्रीमेंट पीरियड के दौरान, है ना। द लीज द लेसी ट्रांसफर द लीज रेंटल डायरेक्टली टू एन एस्क्रो अकाउंट मेंटेन विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय द लेसर। तो लेसर ने जो एस्क्रो अकाउंट बैंक के साथ ओपन कर रखा है उस एस्क्रो अकाउंट में लेसी सीधे सीधे पेमेंट कर देगा। क्लियर हो गई इतनी बात? जैसा पीछे भी आपको बताया गया, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्जेस द लोन इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रोसीड अवेलेबल इन द एस्क्रो अकाउंट एंड द बैलेंस अमाउंट इफ एनी गेट्स ट्रांसफर टू द लेसर्स अकाउंट। बैंक क्या करेगा, क्रेडिटर क्या करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट उससे कवर करता रहेगा, और अगर कुछ बैलेंस बचा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उससे बच रहा है तो वो फिर लेसर का अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं क्या है आपके लिए लीवरेज लीज। क्वेश्चन इससे ऐसे बनता है कि कौन सा ऐसा लीज एग्रीमेंट होता है जिस पर क्रेडिटर थर्ड पार्टी के रूप में शामिल हो जाता है, या कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थर्ड पार्टी के रूप में शामिल हो जाता है, वो कहलाता है आपका लीवरेज लीज। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। जो भी लीज देखिए, फाइनेंस लीज जिसको हम कैपिटल लीज भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवरेज लीज भी बहुत इंपॉर्टेंट, और डायरेक्ट लीज बहुत इंपॉर्टेंट। अप फ्रंट और ये सब लीज पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन थोड़ी तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन ये ज्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ लीज थे जो आपके साथ डिस्कस नहीं हो पाए थे, मतलब पिछली मुलाकात में इतना समय नहीं था, तो मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आगे आपको बाकी सारी लीज पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने आपकी सारी बातें पूरी कर दी हैं जैसा कि आपसे वायदा किया गया था। आज हम लोगों ने क्लोज एंडेड लीज, ओपन एंडेड लीज, अप फ्रंट बैक एंडेड लीज, परसेंटेज लीज, क्रॉस बॉर्डर लीज, और इसके अलावा हम लोगों ने आज पढ़ा है आपका डायरेक्ट लीज, लीवरेज लीज, और पिछली वाली मुलाकात में फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वो क्लास आप जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल के लाइव सेक्शन में आपको क्लासेस दिख जाएंगी। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। बाकी टाइप्स ऑफ लीज मैंने पढ़ लिया, आगे हम लोग हायर परचेज पर भी चर्चा करने वाले हैं। पूरा टॉपिक मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, क्लास में बने रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए फिर इतनी चर्चा रखते हैं, और इसके अलावा आपको होली पर ऑफर दिया गया है पीडब्ल्यू की तरफ से, ताकि आपकी होली और बेहतरीन हो। ऑफर के अंतर्गत हमारे जितने भी महापैक्स हैं सीआईबी के, उन सब पर आपको फ्लैट 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, और जितने भी लाइव बैचेस हैं, जो भी लाइव बैचेस हैं जो आपके लिए अभी चल रहे हैं, उन पर आपको फ्लैट 300 का डिस्काउंट मिलेगा। तो महापैक्स पर 500 का, लाइव बैचेस पर 300 का फ्लैट डिस्काउंट। लेकिन याद रखिएगा ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है।
14 मार्च से 18 मार्च तक ये ऑफर चलने वाला है, यानी होली के दिन ये ऑफर शुरू हुआ है और 18 मार्च तक चलने वाला है। और इस ऑफ की वजह से आपके बैचेस की फीस क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। क्लियर है? लेकिन 18 मार्च को इसकी लास्ट डेट है। फीस कम होने के बाद जो आपके महापैक्स हैं उनकी ये नई प्राइस हो गई है। 18 मार्च के बाद इनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इसलिए जरूरी है कि आप इस ऑफर का लाभ लें और ये कम फीस पर ही आप इन बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर है? तो जेआईबी के लिए आपका जो महापैक है, ये हम जेआईबी की चर्चा कर रहे थे भैया, जेआईबी, और ये असल में जेआईबी और सीआईबी दोनों पर ही ये ऑफर है, सिर्फ जेआईबी पर नहीं। सीआईबी का भी अगर कोई मित्र यहाँ पर आया होगा तो सीआईबी पर भी ये ऑफर 14 मार्च से 18 मार्च के बीच में चल रहा है। तो अब आ जाते हैं जेआईबी के बाकी बैचेस पर। महापैक आपने देख लिया, महापैक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। दूसरा, जेआईबी का बहुत जबरदस्त बैच अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जेआईबी क्रैश कोर्स। ये आपको सिर्फ 699 में मिल रहा है 18 मार्च तक। इसके बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी क्योंकि अब 18 मार्च तक इस पे ऑफर है। अभी हम लोगों ने आपके लिए जेआईबी एमसीक्यू बैच लॉन्च किया था, जिस पर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। एमसीक्यू के थ्रू हम लोगों ने पूरा सिलेबस कवर किया और अब एक नया बैच आपके लिए लॉन्च करें, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जाएंगे, सारे ही सब्जेक्ट पर आपके एग्जामिनेशन के पहले पहले। क्रैश कोर्स आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है। क्लियर है? क्योंकि इसमें कम समय में हम सारी बात आप तक पहुंचा देंगे, जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा एमसीक्यू बैच तो आपके लिए लॉन्च किया ही गया था, इस पर भी आपको मिलेगा डिस्काउंट, 300 का डिस्काउंट। जेआईबी एमसीक्यू बैच जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, इस पर भी आपको 300 का डिस्काउंट मिलेगा। महापैक्स पर 500 का, बाकी लाइव बैचेस पर 300 का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप जेआईबी की हमारे पास अवेल कर सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में भी अवेलेबल है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। कुछ और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डेडिकेटेड एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं, आपसे बातचीत करता हूं। ये सारी सुविधाएं आपको यहां पर रेगुलर मिलती रहती हैं। अभी इस संडे में मैं इस ग्रुप पर लाइव हुआ था एक टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, जिसका नाम था बिजनेस साइकिल। तो हम लोग लाइव भी आते रहते हैं इस ग्रुप पर। अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करने में कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पर जाएं, सिंपली सर्च करें आशीष सर जेएआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, आपसे आगे मुलाकात होगी, बातचीत हम करेंगे अगले मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास आज के लिए।